वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास 8th के चैप्टर क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3rd है। इसमें हम लोग साइंस के चैप्टर को देखेंगे। ये उपयोगी है क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए। चूँकि एनसीईआरटी के है तो ये कॉमन है, सभी लोग पढ़ सकते हैं और विशेष करके उपयोगी है बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल पीसीएस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। और एक बात और, हाँ, ये जो है इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और फुल्ली हिंदी में समझाया हुआ है, इसलिए दोनों माध्यम के स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों प्रकार के जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक बात और, जो भी नए होंगे इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेने से ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। पूरा कवरेज है एनसीईआरटी का, लाइन टू लाइन कवर किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके एग्जाम आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और हाँ, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, यह नहीं कि बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। ओके, चलिए। सबसे पहला हमारा क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या है? कृषि में क्या क्या जरूरी होती है, कृषि के लिए क्या क्या औजार जरूरी है, किस किस औजार से खेती को की जाती है। क्योंकि बिना औजार के तो आप खेती को कर नहीं सकते हैं, तो कृषि औजार्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल्स क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं मिट्टी को। वो क्या होता है? भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है या किया जा सकता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लग, हो एंड कल्टीवेटर, ये क्या है आपका? ये आपका मेन औजार है जिससे कि आप वो करते हैं 1, 2 और 3। ओके, ये 3 है, प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। ये टूल्स हैं, औजार हैं जिसका आप यूज करते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारे चीजों से किया जा सकता है, बहुत सारे औजार हैं, लेकिन ये 3 क्या हैं? ये 3 बहुत ही फेमस हैं और हम लोग सभी लोग इसका यूज करते हैं। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, अतः कुल्हाड़ी, कुदाली, हल, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ओके, ये प्रमुख औजार हैं, हल, कुदाल और कल्टीवेटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लग क्या है? हल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये है क्या? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट times for the tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। हम प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने के लिए भी किया जाता रहा है। खरपतवार निकालने के लिए भी यूज किया जाता है एवं मिट्टी खुरेदने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। यह औजार किस चीज से बनी होती है? दिस इज मेड फ्रॉम वुडन एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। हॉर्स एंड कैमल्स का भी उपयोग किया जाता है। ओके, हॉर्स एंड कैमल्स का भी उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे आप समझ गए क्या चीज का बना हुआ होता है, वुडन प्रोडक्ट है ये, पहले भी मैंने बताया था। और यहाँ पे यूज होता है 1 पेयर्स ऑफ बुल्स, या फिर अदर एनिमल में हॉर्स हो सकते हैं और कैमल्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, इन लोग का भी यूज किया जाता है। तो अब बात आती है सीधा क्या है, यह औजार किससे बनी है, तो यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे जिसे कि किससे चलाया जाता है, बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे कि ऊंट घोड़े की सहायता से भी खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिससे कि वो चीरने में मिट्टी को दिक्कत नहीं होती है। क्या है, तो देखिए, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ओके, इसे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लग शेयर। आगे हम लोग देखेंगे पिक्चर भी, क्या कहा जाता है इसे, प्लग शेयर। ठीक है, फाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फाल। तो आप समझ गए कि किसी भी पशुओं की सहायता से खींची जाती है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी रहती है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, जिसे क्या कहा जाता है, फाल। प्लग शेयर उसे बोलते हैं फाल, फाल कहा जाता है। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जो आप देखे हैं, जो कि वो जानवर के ऊपर, किसी भी पशु के ऊपर रखा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग सैफ्ट। इसे क्या बोलता है, प्लग सैफ्ट या हल सैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हल सैफ्ट। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। एक दूसरे से कंबाइन करके देखे होंगे, एक बैल से दूसरे बैल के गर्दन पे उसे रखा जाता है। ओके, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सैफ्ट। ओके, द अदर एंड्स इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बल्स नेक। ठीक है, गर्दन से पे रखा जाता है। एक जोड़ी बैल के एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। ये इसे चलाने के लिए एक आदमी काफी है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग देखें यहाँ पे क्या है, द इंडिजियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron plugs nowadays। आजकल क्या हो रहा है, तो आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब लोहे का ही हल बनाकर नीचे डाल दिया जाता है, लोहा का ही सारा चीज यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आपका हल है, ये 1 नंबर में जो है ये क्या है, आपका हैंडल है, ये आपका हैंडल हो गया। 2 नंबर में क्या है, आपका बीम हो गया, ये बीम है, ये बीम है। 3 नंबर में क्या है, आपका ये बॉडी हो गया, ये मेन पार्ट बॉडी हो गया। और 4 नंबर में क्या है, सो है, ये सू। और 5th नंबर में ये शेयर, जिससे कि चीरता है। यहां देख लीजिए, ग्रीप है, हैंडल है, ये हैंडल हो गया, ये ग्रीप हो गया, ये इसका बीम हो गया, ये वेज हो गया, ये फिर आपका शेयर, और ये आपका पूरा बॉडी हो गया। ओके, तो ये क्या फिगर किस चीज का है, प्लग का फिगर बता दिया गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हो मीन्स क्या, कुदाली। हो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हो है क्या। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर हो की है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। ओके, अब हम लोग इसको हो को अच्छे से समझ लेते हैं। हो है क्या, हो इट इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds and for loosening the soil। अब
कुदाल का यूज क्यों किया जाता है? यह एक क्या है, सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार, घर में भी आप मिट्टी को हल्का करने के लिए या फिर किसी प्रकार का खरपतवार हो जाता है, इस तरह से आप भी क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं, रिमूव करते हैं, या सॉइल को भी लूज करते हैं इसी हो यानी कुदाल से। तो कुदाल एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए, लूज करने के लिए किया जाता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड, इसमें लंबा रॉड भी लगा सकते हैं, या फिर ये आयरन का भी हो सकता है या फिर वुड का भी हो सकता है। ओके, इसमें लकड़ी या फिर लोहे का आप क्या लगा सकते हैं, छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। देख लीजिए यहाँ प्लेट जैसा लगा हुआ है, प्लेट होती है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड इज, ये फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ओके, ये क्या है, तो आप देख लिए कि कुदाल है, कुदाल का किस तरह से यूज किया जाता है। तो इसमें लोहे की लगी रहती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा भी खींचा जा सकता है। अब इसमें एक तो पशु की जरूरत है नहीं, स्पेशल क्लास एक स्पेशल टाइप की हो आती है, उसको पशु के द्वारा भी खींचा जा सकता है। उसके गर्दन पर रख देंगे जोत के और उसको वो खींचेगा जिससे कि वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुदाल है, कुदाल से आप मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। और किस चीज की बनी होती है, तो ये वुड और आयरन से बनी होती है, जिसमें एक ब्रॉड बेंड प्लेट होती है जो फिक्स्ड होती है इंड में, और उससे आप ब्लेड के लाइक काम कर सकते हैं। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, इसको आप एनिमल के द्वारा भी चला सकते हैं। ये सिंपल मैं दिया हूं जो हम लोग घर पे यूज करते हैं हो को, उसी का ये पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। आपने पहले देखा प्लग हो, और नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर जो मुख्यतः यूज की जाती है, उसको मैं बता रहा हूं। कल्टीवेटर ड्रीवन बाय ट्रैक्टर, ये कल्टीवेटर जो होता है वो चलता है किससे, तो ट्रैक्टर के माध्यम से चलता है। कल्टीवेटर है क्या, आजकल जुताई जो है हल से तो होती नहीं है, तो किससे यूज होती है, तो कल्टीवेटर से। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। नाउ अ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ओके, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, यहाँ पे लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर के उपयोग से क्या होती है, श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, सोविंग। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ओके, तो सोविंग यानी कि बुआई, बुआई क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चरण है, पार्ट है। ओके, बिफोर सोविंग गुड्स क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। अब क्या है, बोने से पहले, बुआई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब किसान किसे, हम लोग भी किसे प्रीफर करेंगे, किसान जो होंगे वो किसे प्रीफर करेंगे, तो किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब क्या आती है बात की, एक दिन सीधा आप हम कोई भी पानी में एक छोटा सा बर्तन में किसी भी चीज के बीज को आप डाल के रखें, पानी में डाल दें, कुछ मिनट पश्चात उस बीज को पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है,
तो पानी का जो बीज का क्या हो जाता है, बीज फूलने लगती है, उसमें जो क्या होता है वेट, वो वेट लॉस होने लगता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है, तो वो ऊपर चला आता है। ठीक है, वुड दोज द लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। ठीक है, वुड दोज बी लाइटर, बीजों का चयन हम लोग कर रहे हैं। कुछ बीज क्या होते हैं, तो पानी में वो तैरने लगते हैं। जो पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन, जैसे कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। सेकेंड है आपका वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तीसरा क्या है आपका व्हाई वुड दे बी लाइटर। 3 क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है। पहला क्या है, कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। ओके, हल्के या भारी हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड्स होगा, जो खराब बीज होगा, वो क्या होगा, हल्का होगा और वो ऊपर चला आएगा। जो अच्छा होगा वो क्या होगा, बैठेगा। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। वो डैमेज है इसलिए वो क्या हो जाता है, तैरने लगता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, जो बीज पानी में बैठ जाता है वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज क्या होते हैं, जो डैमेज बीज होते हैं क्या होते हैं, खोखले हो जाते हैं और इस कारण से वो ऊपर चले आते हैं। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। और जो अच्छे बीज होंगे, स्वस्थ बीज होंगे, वो क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। मतलब अब कुछ सीड्स है आपके पास में, उसमें कुछ खराब भी है और कुछ अच्छा भी है। तो उसमें क्या होता है, पानी में देने के बाद जो आपके डैमेज बीज हैं वो ऊपर चले आएंगे और जो अच्छे बीज हैं वो बैठ जाते हैं। इससे आप इसकी भी चयन कर सकते हैं, उसमें से आप अच्छे बीजों की बुआई इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। डैमेज में से आप अच्छे को निकाल सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नाउ अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। अब सोविंग करने से पहले, बुआई करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बोने के औजार के बारे में, किस किस औजार से आप बुआई कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला क्या है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में जिसे हम बोलते हैं परंपरागत औजार, ये ट्रेडिशनल टूल है आपका। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनेल। अब यहाँ पे देखिएगा, फिगर थोड़ा साफ नहीं है, ये फ्यूनेल बना हुआ है, इस टाइप से आपका फ्यूनेल है। ये आपका इसमें पाइप शेप टाइप का लगा हुआ है और यहाँ पे आपका ये इस तरह से बीज डाल के इसमें डालते हैं और ये बीज हल के माध्यम से नीचे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही विधि को पूरा किया जा रहा है। एक व्यक्ति हल को पकड़े हुए है, दूसरा व्यक्ति उसमें क्या डाल रहा है, तो बीज को डाल रहा है। और हल जैसे जैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए ये खेत है, आपकी लैंड है, तो इसमें हल ऐसे ऐसे चलेगी, तो बीज बीज के माध्यम से यहाँ पे बुआई होता चला जाएगा। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं क्या है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप बोलते हैं। कीप घर में भी आप देखे होंगे, टीप भी बोलते हैं बहुत लोग, कीप, जिससे कि आप डब्बे में किरासन तेल को भी डालने के उपयोग करते हैं, बाइक वगैरह में भी। तो उसे क्या बोला जाता है, कीप की आकार का होता है, फ्यूनेल के आकार का होता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। इसमें क्या लगा रहता है, पाइप लगा रहता है, 2 या 3 पाइप लगा रहेगा और वो गिरता जाएगा आपके लैंड जमीन पर। ठीक है, द सीड्स आर फील्ड इनटू द फ्यूनेल। क्या करते हैं, सीड्स को कहां डालते हैं, फ्यूनेल में डालते हैं। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स, 2 या 3 पाइप लगे रहते हैं उसके एंड में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सिरे मिट्टी को भेद कर, मतलब चीर कर
बीज को स्थापित कर देती है। जैसे जैसे वो चलते जाता है और वो उसमें बीज क्या होती है, बुआई अंदर चला जाता है। जैसे कि आप मिट्टी को हटाएंगे, वो चीरता है, हल जैसे चीरा, वहां पे गिरा, वो पाइप लगा हुआ है, वहां पे बीज आपका बुआई होता चला जाता है। दीज इंस्पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, और ये सीधे क्या करते हैं, मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देता है। ये क्या है, बुआई का परंपरागत मेथड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल का यूज होता है। किसका यूज होता है, सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है। ओके, सीड ड्रिल्स, अब वो जो परंपरागत मेथड है, अब उसमें तो बहुत टाइम लगेगी ना। अब मान लीजिए प्लॉट बड़ा है, जमीन का भूभाग बड़ा है, खंड बड़ा है, तो वहां पे इस तरह से बुआई करने में बहुत समय की बर्बाद होती है और बहुत सारे लेबर टाइम भी बर्बाद होते हैं। तो अब क्या पद्धति को अपनाया गया है, अब वो अपनाया गया है सीड ड्रिल मेथड को। सीड ड्रिल मेथड को आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे बीज को डाला जाता है और ये बीज सीड ड्रिलिंग करके सबको, देखिए ये लाइन बन रहा है, इस लाइन में डाल दिया जाता है। और यहाँ पाइप लगा हुआ है, 1 2 3 इस तरह से पाइप लगी हुई है। ये पाइप इसमें, जैसे कि अब इसमें बुआई करना है, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 4 5, इस तरह जितना है उस तरह से ये अपना शेप को बनाए हुए हैं ड्रिल के द्वारा। तो क्या है, नाउ अडे द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोविंग द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल सीड ड्रिल ट्रैक्टर के माध्यम से हेल्प करके, यूज करके हम लोग बुआई करते हैं, किसान लोग बुआई करते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब इसमें किसी प्रकार की भिन्नताएं नहीं आती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, नहीं कि यह गड़बड़ा जाएगा। उस तरह से इसका बनावट है, बनाया हुआ है कि इसमें डिस्टेंस बनी रहती है, दूरी बनी रहती है। यह नहीं कि सब एक ही जगह गिर जाएगी और एक ही जगह फसल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, और बीज डालने के बाद वो मिट्टी से ढक भी जाती है। अगर नहीं ढकेगी तो पक्षी लोग क्या करेंगे, चिड़िया लोग चुग जाएंगे उसको, तो आपका फसल होगा नहीं। वह भी सुनिश्चित करती है कि ये मिट्टी से ढक जाए। पीछे से जो देख रहे हैं ये लगा हुआ है, एक ये सपाट कहते हैं। ये क्या है, ये जैसे बुआई होता है ये इस पर चलते चला जाता है और वो उसको मिट्टी को ढांकते चला जाता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बुआई के बाद आपका मिट्टी भी ढक जाती है उस बीज पे। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। मैंने पहले ही बताया, ये सुरक्षित करती है कि आपकी चिड़िया कहीं इसे चुग न जाए, तो आपकी फिर फसल अच्छी हो नहीं पाएंगी। ओके, पक्षियों द्वारा खाए जाने के से रोकने के लिए मिट्टी को डाला जाता है। इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से क्या फायदा है, तो समय एवं श्रम दोनों ही चीजों की बचत होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। ओके, ये सब बता दिया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधों को सूरज का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी दिया जाता है। अगर ज्यादा आपका प्लांट घना हो गया है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। ओके, आप उसको हटाकर भी प्लांट को वहां से हटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। एट दिस टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। आप कुछ प्लांट को उसमें से हटाकर, जो ओवरक्राउडिंग हो गई है, ज्यादा प्लांट एक जगह हो गया है, तो उसको आप हटा के प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फसल को, खेती को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद एवं
उर्वरक का मिलाना कैसे मिलाया जाता है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो जाएगा और सब्जेक्टिव टाइप भी, ठीक है। तो आप देख लिए क्या कहते हैं इसे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज मैन्योर या फिर व्हाट इज फर्टिलाइजर्स, तो ये आपका आंसर है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ओके, स्वस्थ फसल के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं और ज्यादा उपज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। मिट्टी फसल को क्या देती है, तो खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ओके, मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या है, प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। मैंने इसके बाद हम लोग जब 9th में जाएंगे तो पढ़ेंगे ये सारी चीज, ठीक है। क्या है, एक ही लैंड पे बहुत सारे फसल को उपजाया जाता है, किस तरह उपजाया जाता है। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। ओके, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फेलो। और क्या, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों का क्या होता है। अब यहाँ पे सोचना है, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। किसी भी चीज का आप जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वहां की उर्वरक शक्ति भी कमेगी, पोषक तत्व भी घटेंगे और वो क्या होगा, पुअर हो जाएंगी। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अब देख लीजिए कि अब आपकी जहां पे उर्वरा शक्ति कम जाती है तब वहां क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, क्योंकि अब आपकी वहां की सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो पुअर हो गई है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू द रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसे कहते हैं हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। यह प्रक्रम कहलाता है खाद देना कहलाता है, इसे खाद देना कहते हैं। ओके, इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इज वीक प्लांट। अब अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगी, खराब आएगी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर देखते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। फार्मर्स डंप plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। अब किसान क्या करते हैं, किसान पादप एवं जंतु या अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए कुछ समय के लिए क्या करते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है
अब यह क्या होती है, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रोनिजम्स, कुछ माइक्रोनिजम्स के द्वारा क्या हो जाती है, ये डिकम्पोज हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ये आपका कार्बनिक खाद के तौर पे आप इसे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं अपने घर में, फसल के लिए अपने जमीन में यूज करते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाती है, तो अपघटन की क्रिया समाप्त होती है। उसके बाद ये आपके लिए यूजफुल खाद बन जाते हैं, जैसे आप इसको खेत में देकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, सिक्स्थ में या सेवेंथ में पढ़े होंगे। केचुआ हमारा मित्र है, इसमें पढ़े भी होंगे। केचुआ द्वारा क्या होता है, खाद तैयार करने की तो आपको हेल्पिंग करती है, वो उलट पुलट करके उसे आपके यूजफुल बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर क्या है, तो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आप जो मेन्योर देखें उसमें किसी भी प्रकार की पार्टिकुलरेशन नहीं बताई गई है। ओके, यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सीधा आप देख लिए क्या है, ये फैक्ट्रीज में बनती हैं। आपके जो रासायनिक उर्वरक हैं कहाँ उत्पादन होती हैं, तो फैक्ट्रियां में उत्पादन की जाती हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके में क्या हो गया, तीन चीज आपका नाइट्रोजन, एनपीके में आपका तीन चीज क्या क्या हो गया, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सीधा ये आपके कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो फैक्ट्रीज में होते हैं। और आपके मैन्योर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो आपने देख लिया कि ये खुले मैदान में कहीं पे भी डिकम्पोज कर उसे गड्ढा कर डंप किया जाता है और वो आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं, यूजफुल हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की ही आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ बताया गया है यहाँ पे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये याद कर लीजिएगा, एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, आप इसे याद कीजिएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। ओके, इसके उपयोग से क्या होता है, किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। नेक्स्ट, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब ज्यादा यूज करने से क्या हो जाएगी, आपने देखा कि ज्यादा एक ही खेत पर एक ही लैंड में बार बार उपज करने से, सिंपल उपज करने से भी उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो आप सोच लीजिए कि बार बार आप उर्वरक की भी यूज करते हैं, यदि फर्टिलाइजर्स की भी यूज करते हैं तो क्या होगी, उसकी लेस हो जाएगी फर्टाइल, उस मिट्टी की फर्टाइल लेस हो जाएगी। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ओके, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और आई है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और यह क्या है, यह जल प्रदूषण का भी कारण है, जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जो कि आपने देखा अभी, जैविक खाद किसी भी प्रकार का
मैन्योर्स जो है, जैविक खाद जो है वो हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए किसान को कि हम जैविक खाद का ही उपयोग करें। ओके, तो इससे न जल प्रदूषण होगी, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। अथवा अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देख लिए वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल लेस फर्टाइल भी देख लिए। अब क्या, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मेन्योर। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स की जगह पे किसकी यूज करनी चाहिए, तो ऑर्गेनिक मेन्योर की यूज करनी चाहिए। हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अथवा क्या होगा, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए भी छोड़ देना चाहिए। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। कुछ समय के लिए बीच में समय देनी चाहिए जमीन को भी। ओके, बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खाद के उपयोग से क्या होती है, मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। उसको आप बैलेंस करने के लिए छोड़ देंगे तो उस समय में क्या होगा, उस रीजन में वो अपनी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति कर लेंगी, हो जाती है। फिर मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका भी होगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity। ओके, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन होते हैं, अवशोषण जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब क्या करनी चाहिए, इससे अभी बता दिया मैंने क्या करना चाहिए, बीच बीच में छोड़ना भी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी आपके पोषक तत्वों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट चलिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली लगानी चाहिए। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लीग्यूमस एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। तो आप पहले क्या लगाएं, लेग्यूम्स, उसके बाद क्या लगाएं, व्हीट। तो ये भी चेंज करनी चाहिए फसल लगाने के क्रम में। मतलब एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाया करते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाया करते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था, मतलब रिसाइकल होते रहता था। ठीक है, उससे आपकी नाइट्रोजन फिर से वापस आ जाती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ओके, किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे आपकी नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति होती रहती है, फिर से वो आपके खेतों को उर्वरा शक्ति प्रदान करने लगती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इसलिए इन्हें प्रोत्साहन किया गया कि इसे आप अपनाएं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप तो पढ़े भी हैं पिछले कक्षाओं में। राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में हम पढ़े भी हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की, जैसे कि दलहन पौधे में बोलते हैं कि क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण भी होती है और ज्यादा ही पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट द नोडल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करती है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है, फिक्स्ड करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स्ड करती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्या है अपना, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ओके, एक तरफ आपका सीरियल नंबर है 4 दिया गया है इसमें, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। फर्टिलाइजर इज मेन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ओके, जबकि मैन्योर खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। मैन्योर्स इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यू। ओके, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, डिफरेंस है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यह कहाँ बनाया जाता है, उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, एवं खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट थर्ड है आपका, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद मैन्योर्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा नंबर आपका फोर्थ है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ओके, यहाँ हम लोग देख लिए कि उर्वरक एवं खाद के बीच क्या अंतर बताए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक एडवांटेज। हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, खाद के क्या लाभ हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर्स इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, क्यों ऐसा कंसिडर्ड किया जाता है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, दिस इज बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, गैस का एक्सचेंज सरलता से होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है और डिकम्पोज करते रहता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है, टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, टेक्सचर सुधर जाता है, जल में घुले हुए पोषक तत्व का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पोले एवं गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको सिंचाई, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग सिंचाई पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।